रशियन नॉवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय नॉवेल्स को एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल एजुकेशन के रूप में देखते थे। उनका चीज़ों को देखने का तरीका अलग था, जिस वजह से उन्होंने महान किताबें लिखी। लियो टॉल्स्टॉय 1828 में यज़नाया पोलियाना मॉस्को में पैदा हुए थे। लियो जब छोटे थे उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, इसलिए उनका बचपन ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स के यहाँ बीता। लियो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, वहाँ उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। ही वॉज़ बैड इन स्टडीज़। टीचर्स उनसे बिल्कुल खुश नहीं रहते थे। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उन्होंने कुछ साल अपना समय गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग करने में बिताया, जिसके बाद उन्होंने क्राइमियन वॉर में एज एन आर्टिलरी ऑफिसर उसे ज्वाइन किया। जब लियो अपनी अर्ली 30s में थे, उनकी शादी कर दी गई। उनकी वाइफ सोफिया एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, जो शादी के वक्त सिर्फ 18 साल की थी। लियो और सोफिया के टोटल 13 बच्चे हुए, जिनमें से 5 की पैदा होते ही मौत हो गई। लियो और सोफिया की मैरिड लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। वो दोनों काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाइयाँ करते रहते थे, इसलिए लियो अपना ज़्यादातर समय स्टडी रूम में बिताते, जहाँ से उन्होंने अपने करियर की महान किताबें लिखी, जिनमें से वॉर एंड पीस, एना कैरेनिना एंड द डेथ ऑफ इवान इलियच हैं। टॉल्स्टॉय आर्ट में बिलीव सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि वो आर्ट होती है, बल्कि उनका मानना था कि एक अच्छी आर्ट इंसान को लेस मॉरलिस्टिक एंड लेस जजमेंटल बनाती है, जो काइंडनेस एंड मोरालिटी को डेवलप कर हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। टॉल्स्टॉय की इस मॉरलिस्टिक साइड को मॉडर्न क्रिटिक्स ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि मॉडर्न क्रिटिक्स आर्ट को बस खूबसूरती तक सीमित रखते थे। वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के आइडिया में बिलीव नहीं करते थे। बट टॉल्स्टॉय का आर्ट के साथ ये डीप कनेक्शन ही उनकी राइटिंग्स को इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक बनाता है। लियो टॉल्स्टॉय जब 41 साल के थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट ग्रेट नावल वॉर एंड पीस 1869 में पब्लिश की। इसकी मेन कैरेक्टर नताशा रस्टोवा है, जो एक डिलाइटफुल फ्री स्पिरिटेड यंग वुमेन है। स्टार्टिंग में नताशा एंड्रे के साथ इंगेज होती हैं, जो एक काइंड एंड सिंसियर यंग मैन है और नताशा से बहुत प्यार करता है। बट एंड्रे नताशा से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से नताशा कभी कभी अलोन फील करती है। जब आंद्रे एक बार इटली किसी काम से गया होता है, नताशा की मुलाकात यंग एंड हैंडसम एनाटोल से होती है, जिससे नताशा को प्यार हो जाता है। एनाटोल नताशा को अपने साथ भागने के लिए ऑलमोस्ट मना लेता है, बट लास्ट मिनट पर नताशा की फैमिली को इस बारे में पता चल जाता है और वो लोग उसे रोक लेते हैं। सभी नताशा की इस हरकत से बहुत नाराज़ होते हैं। ये इंसिडेंट नताशा को काफ़ी दुखी करता है। उसकी फैमिली की सोसाइटी में काफ़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नताशा बुरी तरह फेल हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम किसी के बारे में ये न्यूज़ सुनेंगे तो तुरंत कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि उस इंसान के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि वो यही डिज़र्व करता था, और हम उस इंसान के लिए बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, ये सोचकर कि उसके पास कितना कुछ ऑलरेडी था, लेकिन उसने सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा और उसे वही मिला जो वो डिज़र्व करता था। बट टॉल्स्टॉय इस पूरे सीन को एक अलग तरीके से देखते हैं। वो ये सब नताशा के नज़रिए से देखते हैं कि उसके दिमाग में चीज़ें कैसी दिखती हैं और वो कैसे सोचती है। उनका मानना है वो उतनी बुरी नहीं है जैसा उसे समझा जा रहा है। वो सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस्ड यंग वुमेन है, जो ये सोचती है कि उसका फियांसे उसे पूरी तरह से नहीं समझता, इसलिए उसके साथ होते हुए भी नताशा अकेला फील करती है। नताशा एक अच्छी लड़की है जो काइंड हार्टेड एंड फुल ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी से छोटी छोटी खुशियाँ चाहती है, जो उसे एनाटोल के साथ होने पर महसूस होती है। एनाटोल एक मैनिपुलेटिव इंसान है, जो अपने ट्रिक्स के थ्रू नताशा को झांसे में लेना चाहता है। नताशा इस सब से अनजान होने की वजह से
खुद के लिए ट्रबल क्रिएट कर लेती है। टॉल्स्टॉय पूरी स्टोरी नताशा की साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर हम दूसरे लोगों की इनर साइड देख सकते तो समझ पाते कि वो जितने बुरे ऊपर से दिखते हैं एक्चुअल में नहीं होते, क्योंकि उनके अपने रीज़न्स होते हैं और तब हम उन्हें समझ सकते हैं, काइंडनेस शो कर सकते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। टॉल्स्टॉय कहते हैं हर इंसान सिंपैथी एंड काइंडनेस डिज़र्व करता है। टॉल्स्टॉय की नॉवेल्स का मेन पर्पस डिसलाइकेबल कैरेक्टर्स को समझने में हेल्प करना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे ही एक कैरेक्टर उनकी सेकंड मोस्ट फेमस नॉवल एना कैरेनिना में है, जो एना का हस्बैंड होता है। एना उनकी नॉवल की हीरोइन है। ये नॉवल एना की ट्रैजिक लाइफ के बारे में है। एना एक ब्यूटीफुल जेनरस मैरिड वुमेन होती है जिसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वो स्टेशन पर यंग एंड हैंडसम व्रॉन्स्की से मिलती है, जो एक कैवलरी ऑफिसर होता है। एना का हस्बैंड एलेक्सी कैरेनिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो अपने स्टेटस एंड सोसाइटी में रेपुटेशन के बारे में ज़्यादा सोचता है और एना के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उसे ज़्यादा समय नहीं देता। एलेक्सी को जब एना और व्रॉन्स्की के अफेयर के बारे में पता चलता है तब अपनी शादी के बारे में सोचने की बजाय उसे ये चिंता होती है कि सोसाइटी में उसके बारे में गॉसिप्स होंगी या उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद एना व्रॉन्स्की के बच्चे को जन्म देती हैं और वो बहुत बीमार हो जाती है। ऐसे ही एक हाईली टचिंग सीन में टॉल्स्टॉय दिखाते हैं कि ये सब देखकर एलेक्सी दुखी फील करने लगता है। वो उस छोटे बच्चे और एना की हालत देख रोने लगता है और फाइनली एना को माफ़ कर देता है। एना उसे कहती है वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर एलेक्सी ये सुनकर और ज़्यादा वीक महसूस करता है और उसके दिल में एना के लिए जो भी कड़वाहट थी वो उसे भूल जाता है और माफ़ कर देता है। एक डीप फीलिंग महसूस करता है जो फुल ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस होती है। थैंक्स टू टॉल्स्टॉयज़ राइटिंग हमें उनके कैरेक्टर्स के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एंड हिडन साइड्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनकी इनर लाइफ वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसा हम ऊपर से देखने पर जज करते हैं। टॉल्स्टॉय यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि कैरेनिन कोई एक्सेप्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो बस अच्छे और बुरे का मिक्सचर है जो हम सभी होते हैं। इसलिए यहाँ ये समझना होगा कि कई बार लोग हमें जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, उनके अंदर हिडन सॉफ्ट साइड्स होती हैं जो बस उस टाइम नहीं दिखती। ऐसे ही एक कैरेक्टर की कहानी हमें उनकी थर्ड नॉवल द डेथ ऑफ इवान इलियच में देखने को मिलती है, जो उन्होंने 1886 में पब्लिश की थी। नॉवल की स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन मेन कैरेक्टर इवान इलियच से होता है, जो हाई कोर्ट में एक जज है और बहुत ही घमंडी एंड सेल्फिश होता है। एक दिन कर्टन्स लगाने के दौरान इवान सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे गहरी चोट लगती है, जो समय के साथ धीरे धीरे एक जानलेवा बीमारी में बदल जाती है। इवान के पास जीने के लिए कुछ ही महीने होते हैं। जैसे जैसे इवान की तबीयत और बिगड़ने लगती है, उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसकी फैमिली ये सोचकर परेशान होती है कि उसकी मौत के बाद उन्हें कितनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, इसलिए वो लोग इवान से नफ़रत करने लगते हैं। इवान भी ये सब देखकर चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, बट अंदर से वो ढेर सारे चेंजेस फील कर रहा होता है और अपनी लाइफ जो उसने आज तक बिताई है उसे याद करके अपनी सेल्फिशनेस और लोगों के साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए प्रायश्चित करता है। अब वो हर चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव फील करने लगता है, फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव। इवान पहले अपने नौकर को ठीक से ट्रीट नहीं करता था, पर जब वो नोटिस करता है कि वो उसकी कितनी देखभाल कर रहा है, इवान उसके लिए बहुत थैंकफुल होता है, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड काइंडनेस। उसे ये देखकर कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि लोग
छोटे छोटे मोमेंट्स एंड खुशियों को इग्नोर कर पैटी थिंग्स के पीछे भागते हैं, जबकि इन दी एंड मौत सभी को आनी है। उसे रियलाइज़ होता है कि इंसान को ध्यान में रखना चाहिए वो कभी भी मर सकता है, इसलिए उसे दूसरे लोगों के साथ हमेशा काइंडनेस एंड सिंपैथी दिखानी चाहिए। अपने आखिरी वक्त में इवान के पास बड़े लोग, डॉक्टर्स एंड फैमिली एक ऐसा इंसान देख रहे होते हैं जिसने अपना आखिरी वक्त उन 4 दीवारों के बीच एक बेड पर पड़े हुए बिता दिया। पर टॉल्स्टॉय हमें ये दिखाते हैं कि इस मोमेंट तक इवान कितना बड़ा विजनरी, काइंड हार्टेड और वाइज इंसान बन चुका है। जब इवान अपने डेथ बेड पर होता है वो अपने आसपास खड़े लोगों के लिए पिटी फील करता है एंड उन सब लोगों को उनके बर्ताव के लिए माफ़ कर देता है। टॉल्स्टॉय की राइटिंग्स की खासियत ये है कि वो हमें उनके मेन कैरेक्टर्स के दिमाग में होने वाले फ़िलोसॉफ़िकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में बताती है। इवान के कैरेक्टर के थ्रू टॉल्स्टॉय हमें ह्यूमंस के पोटेंशियल और उनकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। टॉल्स्टॉय जब 70 साल के थे तब उन्होंने अपना फर्स्ट लॉन्ग ऐसे व्हाट इज़ आर्ट लिखा। ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें टॉल्स्टॉय ये कहते दिखते हैं कि आर्ट का एक पर्पस एंड मिशन होता है। वो कहते हैं ग्रेट आर्ट के ज़रिए एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए लोअर फीलिंग्स जैसे सेल्फिशनेस या क्रूअल्टी को काइंडनेस एंड सिंपैथी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, और यही आर्ट का मेन पर्पस होता है। एक स्किल्ड राइटर होने की वजह से टॉल्स्टॉय जानते थे कि एट द सेम टाइम नॉवेल्स का एंटरटेनिंग होना भी ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बट उसके साथ ही उनका मेन गोल रीडर्स को मैच्योरिटी एंड काइंडनेस के थ्रू एक बेहतर इंसान बनाने में भी हेल्प करना है। ऐसा करना आसान है क्योंकि इससे वो उस जगह का एक्सेस पा लेता है जहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है पर पहुँचना मुश्किल लगता है। दैट इज़ इनर लाइफ ऑफ पीपल। टॉल्स्टॉय कहते हैं ग्रेट राइटर वो नहीं जो सिर्फ अपने रीडर्स का टाइम पास करने में हेल्प करता है, बल्कि उसकी राइटिंग्स एक थेरेपी की तरह होनी चाहिए जो इंसान को इमोशनली एंड एथिकली एजुकेट कर सके। ऐसे ही टाइम के साथ साथ टॉल्स्टॉय एंड उनकी वाइफ सोफिया के बीच में टेंशन्स बढ़ती गई। उन दोनों के मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस थे एंड ये आर्ग्यूमेंट्स अनबियरेबल हो गए, और एक पॉइंट पर ये सब और बर्दाश्त ना कर पाने के कारण 80 साल के टॉल्स्टॉय नवंबर की एक रात भारी बर्फबारी के दौरान घर छोड़कर चले गए, जिस वजह से उन्हें निमोनिया हो गया और पास के एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते वक्त टॉल्स्टॉय चल बसे। टॉल्स्टॉय का फ्यूनरल एक बहुत बड़ा पब्लिक ओकेजन था जहां हज़ारों लोग आए थे। टॉल्स्टॉय कहते थे हमारी दूसरे लोगों को देखने और समझने की एबिलिटी अच्छी रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आर्ट दूसरे लोगों के दिमाग और ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने में मदद करती है। टॉल्स्टॉय की बॉडी उनके घर के गार्डन में एक पेड़ के नीचे, जहां वो बचपन में खेला करते थे, दफनाई गई थी। आज पूरी दुनिया टॉल्स्टॉय को उनकी ग्रेट राइटिंग्स के लिए जानती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड आगे फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।